नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसका पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी जो हमें समस्या दी गई है, जो प्रश्न दिया गया है, उससे हमें समीकरण बनानी है, रेखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए और फिर हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। देखिए पहला प्रश्न, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कक्षा 10 है जिसके अंदर 10 विद्यार्थियों ने गणित की कोई पहली प्रतियोगिता थी जिसके अंदर भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो जनों के बारे में दिया हुआ है, लड़के और लड़कियां, दो ही कंडीशन दी गई है। दोनों कंडीशन से हमें समीकरण युग्म बनाना है। सबसे पहले समीकरण युग्म बनाने के लिए हमें यह पता नहीं है कि भी लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की कितनी है, इसलिए हम लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को y। माना लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। तो प्रथम स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति ये है कि कक्षा 10 के अंदर 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी प्रतियोगिता के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों ने भाग लिया है और दोनों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, लड़कों की संख्या को और लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे तो इसका मान होगा 10। समीकरण नंबर 1 होगी। द्वितीय स्थिति क्या है? द्वितीय स्थिति यह है कि यहां पे देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये तो लड़कों की संख्या होगी, इधर ये लड़कियों की संख्या होगी। 4 ज्यादा कौन है? देखो यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कियां 4 ज्यादा है, तो ये 4 ज्यादा है लड़कियां। अब इसमें से अगर हम 4 कम कर दें, भी लड़कियां 4 ज्यादा है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए लड़के 10 है और लड़कियां 14 है। लड़के 10 है और लड़कियां 14 है, 4 ज्यादा होगी। अब लड़कियों में से अगर 4 को कम कर दें तो दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी ना। वैसे हमने इसमें से कम कर दिया। अब ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 2। इन दोनों को इधर ले आओ, x माइनस वाई, 4 यहां माइनस में इधर आती प्लस में होगा, बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब रेखिक समीकरण युग्म आ गया। अब जैसे पिछले वीडियो के अंदर हमने जो सारणी बनाई थी, यानी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए थे, वैसे हम यहाँ पे बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। और ध्यान रहे, हमें कम से कम 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। ज़्यादा आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। और 2 का इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी रेखा की दिशा को निर्धारित करने के लिए 2 बिंदु आवश्यक होते हैं। अगर एक ही बिंदु दिया जाए, उस पर रेखा खींचो तो कोई ऐसे खींचे, कोई ऐसे खींचेगा, मतलब उसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं होगी, कोई दिशा निर्धारित नहीं होगी। अगर 2 बिंदु दे दिए जाए, मान लीजिए एक यहाँ पे दे दिया, दूसरा यहाँ पे दे दिया, तो अब रेखा अगर खींचेंगे तो हम इन दोनों बिंदुओं से होते हुए खींचेंगे तो इनकी दिशा यही रहेगी, बाकी और कोई इसकी दिशा नहीं होगी। इसलिए कम से कम हमें 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कम से कम 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसके लिए समीकरण नंबर 1 लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इधर केवल x को रखेंगे, बाकी को उधर भेज देते हैं। भी इधर 10 है पहले से, y यहां प्लस में इधर जाते किस में हो गया? माइनस में। अब y का मान रखना है, y का मान 1 रख लो, 2 रख लो, 3 4 5 6 7 जो भी रखोगे x का मान आता जाएगा। तो y बराबर 2 रखते हैं। 2 रखने पर x का मान क्या आ जाएगा? 10 माइनस 2 बराबर 8। और y का मान 3 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा? 10 माइनस 3 बराबर 7। अब हम इसकी सारणी बना लेते हैं। यहां पे सबसे पहले x निर्देशांक लिखेंगे और फिर y निर्देशांक लिखेंगे। जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान आ गया 8
y का 2 रखा तो x का मान 8 आ गया, और जब हमने y का मान 3 रखा तो x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अब देखिए आप, ठीक इसी प्रकार हम समीकरण जो दूसरी है उससे हम सारणी बना लेते हैं। तो समीकरण 2 से 2 नंबर समीकरण, देखिए ये 2 नंबरी समीकरण है, इधर केवल x को रखेंगे, बाकी को उधर भेज देते हैं, तो उधर यहाँ पे पहले से ही है, तो ये ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। x बराबर क्या होगा, y माइनस 4। यहाँ पे y का मान आप कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे y का मान हम 5 रख लेते हैं। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, यहाँ पे 4 रख लो 0 आ जाएगा, 2 रखोगे तो -2 आ जाएगा x का मान, अगर यहाँ पे y का 3 रखोगे तो x का -1 आ जाएगा। तो यहाँ 5 रख रहे हैं, y बराबर 5 रखने पर y की जगह 5 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 - 4 बराबर 1। अब y बराबर यहाँ पे 6 रख लेते हैं। अगर हम 6 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, 6 - 4 बराबर 2। या हम सारणी बना लेते हैं, पहले x लिखेंगे और फिर y निर्देशांक। जब हमने y का मान 5 रखा तो x का मान 1 आया, और y का मान जब हमने 6 रखा तो x का आया 2। अब इन दोनों रेखाओं, जो दोनों समीकरणों से हमें जो सारणी प्राप्त हुई है, यानी कि 2-2 बिंदुओं के जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं, इनको ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे। ग्राफ पेपर पे दर्शाने के लिए 2 लाइन खींचेंगे, एक तो ऊर्ध्वाधर लाइन और दूसरी क्षैतिज लाइन। अब जो क्षैतिज लाइन है उसको तो हम कहते हैं, इस लाइन को x कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइन है उसको क्या कहते हैं, y कहते हैं। और दोनों लाइनें जिस बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु या फिर मूल बिंदु। और इधर ये x' हो गया और ये y' हो गया। अब इसके ऊपर संख्या दर्शानी है हमें। अगर आपके पास ग्राफ है तो बहुत अच्छी बात है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे आप संख्याओं को दर्शा सकते हो। अगर ग्राफ नहीं है तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे इन पे चिन्ह लगा करके यहाँ संख्या प्रदर्शित कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर संख्या लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने सीधे अंदाजे से संख्या लगाई है। तो इसमें हो सकता है इन समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं वो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी आए, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर पे इनको जैसे मैंने बताया उसके अनुसार बनाओगे तो एकदम सही आएगा। अब देखिए, पहली समीकरण का पहला बिंदु है 8 2, यानी x एक्सिस पे 8 और y पे 2, दोनों लगभग 8, x एक्सिस पे 8 ये देखो यहाँ पे, और y पे 2। तो 8 की लाइन है वो तो ये है, और 2 की लाइन ये है, ये दोनों लाइनें लगभग यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 8 2। दूसरा देखिए 7 3, यानी x एक्सिस पे 7 और y के ऊपर 3, लगभग ये यहाँ पे मिलेगी। तो ये हो गया आपका 7 3। अब इन दोनों को हम आगे तक, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं और उसको आगे तक बढ़ा देते हैं। ये आ गई आपकी पहली जो समीकरण है उससे संबंधित रेखा आ गई, और इसके ऊपर पहले समीकरण लिख देते हैं x + y बराबर 10। अब दूसरी के लिए हम बिंदु को दर्शाते हैं 1 5, x एक्सिस पे 1 और y पे 5, लगभग यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा 1 5, x एक्सिस पे 1 और y पे 5, यानी कि इसका मतलब ये हुआ यहाँ x के आगे 1 लिखा हुआ है, मतलब एक x एक्सिस के ऊपर जो 1 है उसकी सीध होगी है, और y पे 5 लिखा हुआ है तो 5 की सीध ये होगी। दोनों लाइनें यानी 1 की लाइन और 5 की लाइन यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ ये बिंदु आ जाएगा। फिर दूसरा है 2 6, यानी x एक्सिस पे 2 और y पे 6, लगभग कहाँ पे होगा 2 6 यहाँ पे होगा, 2 6 यहाँ पर होगा। तो दर्शा देते हैं यहाँ पे 2 6। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम आगे तक इसको बढ़ाएंगे ऐसे। तो ये समीकरण नंबर 2 से निरूपित रेखा होगी, और इस पे हम समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। 2 नंबर समीकरण है x - y + 4
x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहां काट रही है वो देख लेते हैं। देखो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को x एक्सिस पे तो 3 की सिध में है और y पे 7 की सिध में है। देखो y पे ये 7 की सिध में है और x एक्सिस पे किसकी सिध में है, 3 की सिध में है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो x का मान है वो तो 3 हो गया और y का मान क्या हो गया, 7 हो गया। ये ग्राफीय विधि से जब भी हम हल करते हैं तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, बनाने के बाद में हम देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां काट रही है। जिस बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है उस प्रतिच्छेदी बिंदु के लिए हम देखते हैं कि ये बिंदु x एक्सिस पे किसकी सिध में और y पे किसकी सिध में है। तो ये बिंदु x एक्सिस पे 3 की सिध में तो x का मान क्या हो गया 3 और y पे 7 की सिध में तो y का मान क्या हो गया 7। अब देखिए x हमने क्या माना था, x माना था लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या हो गई, यहां पे लिख रहा हूं मैं, लड़कों की संख्या 3 होगी और y हमने माना है लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो ये था ग्राफीय विधि से हल। हाँ, इसमें एक चीज और रहेगी, पैमाना, ये लिखना जरूरी है। और ध्यान रहे आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर ग्राफ बनाना 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है। इसलिए इसको बड़े शांति से वीडियो को 2 या 3 बार देख करके अच्छे तरीके से आप इसको समझिए ताकि आपका 5 नंबर का नुकसान ना हो। तो पैमाना x एक्स और y एक्स पर 1 खाना बराबर 1 इकाई। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया था उसके अंदर जो भी समस्याएं दी गई थी या स्थिति दी गई थी, कंडीशन दी गई थी, उनके अनुसार हमने सबसे पहले दोनों समीकरणों को बनाया, यानी रेखिक समीकरण युग्म को बनाया। फिर उसके बाद में इन समीकरणों से हमने बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। फिर उन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे अंकित किया, उनको मिलाते हुए रेखाएं खींची और जो रेखा खींची है पहले समीकरण से जो रेखाएं बनी है वहां पे पहली समीकरण लिख दी और दूसरी समीकरण से जो रेखाएं प्राप्त हुई है वहां पे दूसरी समीकरण लिख दी। दोनों जिस बिंदु पे काट रही है दोनों रेखाएं, उस बिंदु को देखा x एक्सिस पे 3 की सिध में है, x का मान 3 यानी कि लड़कों की संख्या 3 होगी और y एक्सिस पे 7 की सिध में है तो y का मान 7 यानी लड़कियों का मान 7 हो गया। अब देखिए आप इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये दिया हुआ है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का 50 रुपये दिया हुआ है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये दिया हुआ है। तो हमें एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। जो पहला प्रश्न था उसका ये दूसरा है। पहले प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ था कि निम्न समस्याओं के द्वारा रेखिक समीकरण युग्म को बनाइए, फिर उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम समीकरण युग्म बनाते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे पेंसिल और कलम इन दोनों के मूल्य से संबंधित दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपये है। तो प्रथम स्थिति क्या है, प्रथम स्थिति यह है कि x रुपये के हिसाब से 5 पेंसिल खरीदी और 7 कलम खरीदा y रुपये के हिसाब से, और इसके कुल रुपए वो 50 रुपये अदा करने पड़े। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपये है तो 5 का हो गया 5x और एक कलम का y है तो 7 का हो गया 7y और इन दोनों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपये। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 1। और द्वितीय स्थिति क्या है, द्वितीय स्थिति यह है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 7 का हो गया 7x और एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 5 का हो गया 5y और इन दोनों का कुल मूल्य हो गया 46। ये होगी समीकरण नंबर 2। ये तो समीकरण दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में निरूपण हो गया। अब इनसे दो दो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करके फिर हम इसको ग्राफीय विधि से हल कर लेते हैं। इसके लिए देखिए आप समीकरण 1 से
समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। इधर केवल x को रखिए, बाकी को उधर भेज देते हैं। ये हो गया 50 और 7y यहाँ प्लस में इधर जाते किस में होगा, माइनस में। अब 5 यहाँ गुणा में रह गया, इधर जाते किस में होगा, भाग में। अब y का मान है वो अपनी इच्छा अनुसार रखना है और x का मान ज्ञात करना है। और इच्छा भी मैं बता देता हूं, देखो y 7 के गुणा में है, यानी इनका गुणनफल है वो 50 में से घटाया गया है, फिर 5 का भाग दिया जा रहा है। तो y का ऐसा मान रखिए कि हम उसको 7 से गुणा कर दें, गुणा करने के बाद 50 में से घटा लें तो भाग 5 का पूरा पूरा चला जाए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि x और y इन दोनों का मान एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। और पूर्ण संख्याओं को ग्राफ पेपर पे दर्शाना बड़ा आसान होता है। तो y का ऐसा मान रखना है कि उसको अगर हम 7 से गुणा कर दें और गुणनफल को 50 में से घटाएं और फिर 5 का भाग दें तो पूरा पूरा चला जाए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 50 माइनस 7 गुणा 0 बटा 5। 7 को अगर हम 0 से गुणा करेंगे 0 आ गया, 0 को 50 में से घटाएंगे तो 50 ही आएगा और बट्टे में 5 है, 50 में 5 का भाग देंगे कितनी बार गया, 10 बार गया। अब अगर हम यहाँ पे देखिए y की जगह 1 रख लेते हैं तो 7 हो गया, 7 को 50 में से घटाएंगे 43, 43 के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए हम इस पे सीधा सीधा 5 रख लेते हैं। 5 रखेंगे तो 7 5 35 हो गया, 50 में से 35 को घटाएंगे 15 बच गए, 15 में 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर 5 रखने पर y की जगह अगर हम 5 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 50 माइनस 7 गुणा 5 बटा 5। तो 7 5 35 हो गया, 35 को 50 में से घटाइए 15 बच गया और बट्टे के अंदर 5 आ गया, बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब हम इसकी सारणी बना लेते हैं क्योंकि दो बिंदुओं के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया। तो सबसे पहले जब y का मान हमने 0 रखा तो x का 10 आया और फिर हमने y का मान 5 रखा तो x का 3 आया। अब ठीक इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 से करते हैं। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 के लिए इधर केवल हम x को रख लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज दें। यहां हमने x को रख लिया और इधर पहले से 46 है ही, पहले से कितने हैं, 46 है। और ये 5y या प्लस में उधर जाते किस में होगा, माइनस में होगा। और बट्टे के अंदर देखो 7 या गुणा में इधर जाते किस में होगा, भाग में होगा। अब y का ऐसा मान रखिए कि हम उसको 5 से गुणा कर दें, गुणा करने के बाद में गुणनफल को अगर हम 46 में से घटाएं तो उसमें 7 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 5 गुणा 0 हो गया, यानी कि 0 को 46 में से घटाएंगे, 46 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो फिर हम यहाँ पे 1 रख के देखेंगे तो 5 गुणा 1 यानी कि 5 हो गया, 5 को हम 46 में से घटाएंगे 41 बच गया, 41 में फिर से 7 का भाग नहीं जा रहा है। फिर यहाँ पे हम 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे 10 हो गया, 46 में से 10 को घटाइए 36 बच रहा है, 36 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 4 रख के देखो, 4 रखेंगे 26 बच गया। फिर 5 रख के देखो आप, अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 5 25 हो गया, 46 में से 25 को घटाएंगे 21 बच गया। अब 21 में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर 5 रखने पर, क्या रखने पर, 5 रखने पर तो x बराबर क्या होगा, 46 माइनस 5 गुणा 5 बटा 7। तो 46 5 गुणा 5 का मतलब हो गया 25, 46 में से 25 को घटाएंगे तो 21 बटा 7 बराबर क्या आ गया, 3। अब y बराबर क्या रखना है हमें। अब अगर हम यहाँ पे भी 5 तक तो पहुंच गए हैं, 6 रखेंगे तो 30 हो गया, यहाँ पे 16 बच गया, 7 रखेंगे 42 हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया, 4 में नहीं जा रहा है भाग। फिर है यहाँ पे अगर हम 9 रख दें तो 1 बचेगा, फिर 10 रख दें तो 4 बच जाएगा, 11 रख दें 55 हो गया, 55 में से 46 घटाएंगे तो माइनस के 9 बच गए। 12 रख के देखेंगे तो 12 5 कितने होते हैं, 60 होते हैं। अब 60 में से 46 को घटाइए क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी हो रही है, यहाँ पे 46 को घटाएंगे तो 14 बच रहा है, 14 में 7 का भाग
पूरा पूरा जा रहा है, तो y की जगह कितना रखेंगे 12 रखने पर अगर हम 12 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा 46 माइनस 5 गुणा 12/7, तो 46 माइनस 12 पंजा 60 हो गया और बटा 7। अब 60 में से 46 को घटाएंगे तो माइनस के 14 बचेंगे ना, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बटा 7 फिर माइनस के 2 आगे। हम इसकी सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले x निर्देशांक लिखेंगे, फिर बाद में क्या लिखेंगे y। जब सबसे पहले हमने y का मान 5 रखा तो x का मान क्या आया 3 आया, और जब y का मान 12 रखा तो x का मान क्या आया -2 आया। y का मान 12 रखने पे x का -2 आ गया। तो ये तो आगे भी दोनों समीकरणों से दो दो बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए वैसे ही 2 लाइन खींचेंगे, एक ऊर्ध्वाधर लाइन और दूसरी क्षैतिज लाइन। इन पे संख्याओं को दर्शाएंगे, 1-1 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर के संख्या अंकित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पैमाना क्या हो गया, पैमाना हो गया x एक्स y एक्स पर एक खाना बराबर 1 इकाई, एक खाना बराबर 1 इकाई। अब देखिए पहला बिंदु देखिए 10 0 मतलब y पे 0 और x पे 10, तो x एक्सिस पे 10 ये रहा, ये 10 की सीध होगी, और y पे 0 मतलब पहला बिंदु यही होगा 10 0। दूसरा देखिए 3 5 x एक्सिस पे 3 और y पे 5 लगभग यहां पे होगा, ये 3 की सीध होगी, ये 3 की सीध होगी और यहाँ 5 की सीध होगी, तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा आपका बिंदु 3 5। तो ये तो 5 की लाइन है और ये 3 की लाइन है, दोनों यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे 3 5 ये बिंदु हो गया। अब इन दोनों को मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देते हैं। ये समीकरण नंबर 1 से निरूपित रेखा आ गई। समीकरण नंबर 1 है 5x + 7y, 5x + 7y बराबर 50। अब समीकरण नंबर 2, उसमें देखिए यहाँ पे x एक्सिस पे संख्या माइनस में दी गई है, दी हुई ना, जो हमने निर्देशांक ज्ञात किया वो माइनस में आया है, इसलिए इधर हम संख्याओं को दर्शा लेते हैं -1 -2। तो पहला बिंदु है 3 5 जो यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा है -2 12 यानी कि -2 y पे तो हो गया -2, सॉरी x एक्सिस पे -2 की लाइन ये होगी और y पे 12 की होगी, ये दोनों लाइनें लगभग यहाँ पे मिल रही है -2 12। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन ऐसे काटेगी एक दूसरे को, और ये समीकरण नंबर 2 से निरूपित रेखा होगी। तो इस पे समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं 5x प्लस, समीकरण नंबर 2 है 7x + 5y, 7x + 5y बराबर 46। ये तो आ गई आपकी दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाएं। अब ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक है 3 5 जो पहले से लगा हुआ है, यानी ये x एक्सिस पे तो 3 की सीध में है देखो, और y पे किसकी सीध में है, ये 5 की सीध में है। तो x का मान क्या हो गया 3 और y का क्या हो गया 5। x हमने क्या मानना है, यहाँ पे देखिए आप, एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो गया, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपए। और y क्या मानना है हमने, एक कलम का मूल्य, किसका मूल्य, कलम का मूल्य, तो कलम का मूल्य कितना हो गया 5 रुपए हो गया, यानी एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक कलम का मूल्य 5 रुपए। तो ये आपका क्वेश्चन दूसरा था, जिसको हमने ग्राफीय विधि से सरल किया और हमने x और y के मान ज्ञात किए। आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है
अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि A1 B1 है, C1 A2 B2 C2, ये मान कहां पर मिलेंगे। जब आप ये मान ढूंढना सीख जाओ तो फिर A1 के अंदर A2 का भाग देना है, B1 में B2 का भाग देना है, C1 में C2 का भाग देना है। फिर इनका जो उत्तर आता है उनके अनुसार हम ये पता करेंगे कि इन समीकरण युग्म से जो रेखाएं प्राप्त होगी हमें ग्राफ पे, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, या फिर एक दूसरे के समांतर है या फिर समपाती है। इसके लिए देखिए आप सबसे पहला है 5x - 4y + 8 = 0, दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। ये पहले समीकरण लिखी हुई है, इसलिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया और इसको मान लिया 2 नंबर। अब ये देखिए आप ऊपर A1 B1 C1, इसका मतलब यहाँ पे 1 1 लगा हुआ है ना, मतलब ये समीकरण नंबर 1 में मिलेंगे, और यहाँ पे 2 2 2 2 लगा हुआ है, मतलब समीकरण नंबर 2 में मिलेंगे। अब A1 का मतलब हो गया x के पास में जो संख्या लिखी गई है वो A1 है, यानी A1 का मान क्या हो गया, A1 का मान 5 हो गया। अब B1 क्या है, y के पास लिखी हुई संख्या, तो B1 का मान हो गया -4, और C1 है वो सीधी संख्या यानी कि जिसको बोलते हैं अचर पद, तो C1 का मान हो गया 8। ठीक इसी प्रकार A2 का मान दूसरी समीकरण में 7, B2 का 6 और C2 का 9। अब इनकी तुलना करते हैं, यानी A1 बटा A2 ज्ञात करते हैं। A1 का मान कितना है, 5 है, A2 का 7 है, यहाँ पे देख लो 5 बटा 7 -4 बटा 6 8 बटा -9, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये संख्या बताओ कट रही है क्या नहीं कट रही, तो A1 बटा A2 का मान 5 बटा 7 आ गया। अब उसके बाद में हम B1 बटा B2 का मान ज्ञात करते हैं। B1 का मान -4 है, B2 का मान 6 है। अब देखिए माइनस में प्लस का भाग देंगे, माइनस ये संख्या 2 से कट रही है, 2 2 4 2 3 6, इन दोनों को देखिए आप ध्यान से। A1 बटा A2 का मान 5 बटा 7 आया है, और B1 बटा B2 का मान -2 बटा 3 आया है। अब ये दोनों मान समान है क्या, नहीं है, ये समान नहीं है। अगर मान समान होते तो हमें C1 बटा C2 ज्ञात करना पड़ता। यहाँ पे A1 बटा A2 और B1 बटा B2 इनके मान अलग अलग है, तो आगे हमें कुछ C1 बटा C2 ज्ञात नहीं करना है। अगर इन दोनों का समान आ जाए यानी कि बराबर बराबर आ जाए तो हमें C1 बटा C2 ज्ञात करना होता है। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है वो लिख लेते हैं। देखिए A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। अगर A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, देखिए ये जो आपकी एक्सरसाइज 3 है, इसका जो पहला वीडियो है उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये A1 बटा A2 B1 बटा B2 इनके लिए एक सारणी बनवाई थी, बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है। वो वीडियो देख लेना आप, ताकि ये चीज़ आपके समझ में आ जाए। फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ इसी में भी आपको और ज़्यादा समझा सकूँ। तो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान ज्ञात कर लिया, वो बराबर नहीं है। अगर ये प्रतिबंध प्राप्त हो रहा है तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। अब आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान ज्ञात करना सीख गए होंगे। यहाँ पे ये पहली समीकरण है, इसको समीकरण 1 मान लिया, ये दूसरे नंबर पे समीकरण 2 मान लिया। तो यहाँ देखिए आप A1 का मान क्या है 9, B1 का 3 और C1 का 12। ध्यान रहे सभी पद है वो 0 के इधर होने चाहिए, बराबर का जो चिन्ह है ना उसके इधर होने चाहिए सारे पद। तो यहाँ इन तीनों प्रश्नों के अंदर तीनों प्रश्नों में 2 2 समीकरण दिए गए, उनके अंदर बराबर के चिन्ह से इधर सारे के सारे पद है। तो A1 का मान 9 हो गया, B1 का 3 हो गया, C1 का 12 हो गया, A2 का मान 18 हो गया, B2 का मान 6 हो गया, C2 का मान 24 हो गया। अब A1 बटा A2 ज्ञात करते हैं। A1 का मान 9, A2 का मान 18, 9 का 9, 9 2 18, मतलब 9 से संख्या कट रही है तो मैंने काट दी, 1/2 आ गया। अब B1 बटा B2, B1 का मान 3 है, B2 का 6, देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 1 का 3, 3 2 6, ये देखिए आप दोनों का 1/2 1/2 आ रहा है ना। तो आप C1 बटा C2 ज्ञात कीजिए। C1 बटा C2, C1 का मान 12, C2 का मान 24 बराबर 1/2। देखिए A1 बटा A2 का मान 1/2, B1 बटा B2 का मान भी 1/2,
C1 बटा C2 का मान भी 1/2, मतलब तीनों के तीनों बराबर आ गए। तो क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इन सब का मान आया 1/2। तीनों चीजें बराबर आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इनसे जो रेखाएं प्राप्त होगी वो क्या होगी, संपाती रेखाएं संपाती होगी। क्या होगी, संपाती होगी। अब देखिए इसका तीसरा, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ A1 का मान 6, B1 का -3, C1 का 10, A2 का 2, B2 का यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो -1 है और C2 का 9 है। तुलना करते हैं A1 बटा A2, A1 का मान 6, A2 का 2, 6 में 2 का भाग गया 3 बार। अब B1 बटा B2 ज्ञात करते हैं, B1 बटा B2, B1 का -3, B2 का -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में 1 का भाग 3 बार गया, ये दोनों मान बराबर आ गए। तो C1 बटा C2 ज्ञात करते हैं 10/9। अब देखिए ये दो मान तो बराबर है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 का, और तीसरा बराबर नहीं है तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों को तो बराबर लिख देंगे। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, क्योंकि ये मान इनके बराबर नहीं है। अगर ऐसा प्रतिबंध प्राप्त हो तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। रेखाएं समांतर होगी। अब एक बात और बता देता हूं, देखिए अगर A1 बटा A2 A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो इनका एक अद्वितीय हल होगा। अगर ये पूछे हल की प्रकृति बताइए, या ये बताइए कि हल अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, या फिर समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, ये चीजें पूछे तो भी हमें A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करनी होती है। तो यहाँ A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा और समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, और हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। और अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 आ जाए तो रेखाएं समांतर होगी। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता और समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। देखिए संगत और असंगत केवल आप A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कर सकते हो। और उसके अंदर देखिए अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 आ जाए तो असंगत है, बाकी दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा, संगत ही होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें A1 B1 A2 B2 C2 इनका मान ज्ञात करना होगा, और वो इससे मतलब पिछले वाले यानी दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया। और एक बात मैंने ये भी कही थी कि भी सभी पद इधर होने चाहिए, तो इसमें आप देखिए जो अचर पद होते हैं वो या तो इधर होने चाहिए यानी कि सारे के सारे इधर होने चाहिए, या फिर जो दो अचर पद है दोनों समीकरण के अंदर एक एक वो उस तरफ होने चाहिए। तो बिल्कुल इन सब समीकरण के अंदर एकदम सेम सिस्टम है, अचर पद है वो उधर है। तो यहां देखिए आप A1 का मान 3 है, B1 का 2 है और C1 का मान 5 है। कंपेरिजन कर लेते हैं A1 बटा A2, तो A1 का मान 3, A2 का 2, तो अब ये संख्या नहीं कट रही है। अब आगे B1 बटा B2 ज्ञात करते हैं। B1 का मान 2 है और B2 का -3 है। B1 का मान 2 और B2 का मान -3, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यानी ये दोनों मान बराबर नहीं है। अब अगर ये बराबर नहीं, अब ये दोनों मान बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि रेखाएं एक दूसरे को काटेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो एक अद्वितीय हल होगा। हल होने की स्थिति के अंदर ही समीकरण युग्म संगत होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म संगत होगा। क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म संगत होगा। दूसरा देखिए, दूसरे में A1 बटा A2
a1 का मान 2 है, a2 का 4 है, संख्या 2 से कट रही है, 2 1 का 2 और 2 2 4। a1 बटा a2 का मान आ गया 1 बटा 2। अब ज्ञात करते हैं b1 बटा b2। b1 का मान है -3 और b2 का है -6। सरल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 का 3 और 3 2 6। फिर c1 दोनों के मान बराबर आ गए। यहाँ पे देखिए आप a1 बटा a2 b1 बटा b2 इन दोनों के मान समान है, इसलिए हम c1 बटा c2 ज्ञात करते हैं 8 बटा 9। ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रही है संख्या, तो इनका मान है दोनों से अलग आया, तो क्या लिखेंगे हम a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रेखाएं वो समांतर होगी और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। तो समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। समीकरण युग्म असंगत होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर सारे 5 क्वेश्चन है, जिनमें से 3 मैं करवा रहा हूं, 2 आपके लिए छोड़ रहा हूं। और उसमें देखिए अगर इस तरीके की समीकरण आ जाए तो सबसे पहले ऐसी समीकरण को हमें इस रूप में बदलना होगा। इस रूप में बदलने का मतलब ये हो गया कि बटे में 2 है इसको हटाइए, बटे में 3 है इसको हटाइए। कैसे हटाएंगे, देखिए सबसे पहले इस 2 को हटाते हैं। इस 2 को हटाना है, इसलिए जिसके बटे में 2 है उसको छोड़ो, बाकी सबको 2 से गुणा कर दो। इसका तो कुछ नहीं करना क्योंकि हटाना है, और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूआ 10 y बटा 3 और बराबर 7 दूआ 14। अब इस 3 को हटाने के लिए सबको 3 से गुणा करेंगे, केवल इसको छोड़ दो। 3 तिया 9x प्लस 10y, इसको गुणा नहीं किया क्योंकि यहां से 3 को हटाया है। 14 तिया 42, ये होगी आपकी समीकरण 1 और ये होगी समीकरण नंबर 2। तो a1 बटा a2 इसका मान हो गया 9 बटा 9 बराबर 1। b1 बटा b2 बराबर b1 का मान 10 हो गया, b2 का -10 हो गया, तो बराबर क्या आ गया -1। दोनों मान अलग अलग है तो क्या लिखेंगे, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो ये बिल्कुल पहले की तरह आ गया। तो समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। समीकरण युग्म असंगत होगा, समीकरण युग्म वो संगत होगा क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर रेखाएं वो प्रतिच्छेदी प्राप्त होती है और प्रतिच्छेदी का एक अद्वितीय हल होता है। और जब कोई हल होता है तो समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। समीकरण युग्म संगत होता है। तो देखिए ये तीसरे क्वेश्चन के मैंने 3 करवा दिए हैं, 2 बच गए हैं जो आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं असाइनमेंट के रूप में, HW के रूप में छोड़ रहा हूं। तो आप उनको बैठ करके सरल कर लीजिए। सर्वप्रथम समीकरण को लिख करके अगर बटे में दिया गया तो उनको हटाइए, जैसे मैंने बताया वैसे। हटाने के बाद में आप इनका a1 बटा a2 और b1 बटा b2 की तुलना करके आप ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और साथ में शेयर तो जरूर ही करना है ताकि हर बच्चे को इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।